हम्म। तो आज अपन केटीजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है गैस लॉस। गैस लॉस के बाद आपका काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि देखो, अब ये सबको पता है अपन को कि मैटर के तीन, है ना, स्टेट्स होते हैं। और मैटर क्या होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, है ना। कुछ भी हो, बॉल हो, पेन हो, एनीथिंग जिसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज मैटर इन टर्म्स ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस के टर्म में। अब हम बोलते हैं कि मैटर के तीन स्टेट्स हैं, एक लिक्विड, गैस, सॉलिड। इन सब के बीच में अपन को डिफरेंस पता है। बट अपन अब किस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हमने लिक्विड स्टेट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो कल देख लिया था। आज हम देख रहे हैं सिर्फ गैस के बारे में। तो अब गैस के बारे में, गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो वो अपन को पता है कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ये, है ना। बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी वीक, है ना। तो ये सारे डिफरेंसेस हमें पता है। अब क्या होता है, द गैसेस बिहेव क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड इन विच these interactions are relatively stronger। अब कौन से interactions की बात कर रहे हैं ये, the behavior of matter in these three states is quite different due to the extent of interaction between the constituent species। अब इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, इसके बेस पे आइडियल गैस और रियल गैस, दो गैसेस यहाँ पर आती हैं, इनके बीच में डिफरेंस आता है, ठीक है। The liquid and the solids are sometimes referred to as condensed states, है ना। तो it is important to note that physical properties of different gases are generally similar and can be expressed in general simple laws। तो कुछ, अच्छा, अब अगर मैं बोलूं आपको कि आइडियल गैस क्या होती है, तो है ना, आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है। ये आइडियल जैसा कुछ नहीं होता, है ना। कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, ये सिर्फ हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस बोलते हैं ना, कल्पना, कि हमने कल्पना कर ली कि ये गैस ऐसी होनी चाहिए। अब क्या होगा कि हमने बोला कि आइडियल गैस जो है हमारी हाइपोथेटिकल गैस है, मतलब जो आगे हम चार लॉस पढ़ रहे हैं वो चारों लॉस को आइडियल गैस फॉलो करेगी। बट रियल गैस क्या होगी, रियल गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, टेम्परेचर हाई प्रेशर कम, तब अगर ये फॉलो करेगी वो लॉस, तो ये रियल गैस है, ठीक है। सो ये एक लाइन का बेसिक डिफरेंस है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अभी बताया। अब अपन आगे चलते हैं। आपको पता है प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। प्रेशर की जो एसआई यूनिट है पास्कल है ना। और ये 1 atm, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg। अगर आप उसको टॉर में लिखोगे तो 760 टॉर, ठीक है। बार में लिखोगे तो 1.01 बार। तो ये याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर, है ना, ये हम सबको पता है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, ये जनरल कन्वर्जन है। टेम्परेचर की केल्विन। अब अपन आते हैं बॉयल्स लॉ पे। तो अगर हम बात करें कि बॉयल्स लॉ क्या है, तो बॉयल्स इसलिए है क्योंकि बॉयल्स, साइंटिस्ट के नाम पे बॉयल्स आ रहा होगा इसलिए उन्होंने बॉयल्स लॉ लिखा है। देखो यहाँ नाम भी दिया है, फिजिसिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने ये लॉ दिया। अब ये लॉ प्रेशर एंड द वॉल्यूम को रिलेट करता है। कैसे करता है कि बॉयल्स ने कहा कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड। अच्छा, अगर अब ये साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, तो मान लो मैंने कांस्टेंट यहाँ लिख दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल्स टू के, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है ना। इसका मतलब कि K1, या यहाँ K1 या K कुछ भी लिख सकते हो, K1 इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम, जस्ट अ मिनट, हाँ, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, है ना।
तो के हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है किसी टेम्परेचर पे, at- और इस पे अमाउंट ऑफ गैस जो होगा आपका फिक्स्ड होगा। ओके, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को? कांस्टेंट है ये, तो P1V1 = P2V2, ये भी कांस्टेंट के बराबर है, ये भी कांस्टेंट के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। अब अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट करें तो उसको हम कहेंगे आइसोथर्म। आइसो मीन्स होता है सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड बात हो रही है ना। थर्मामीटर, टेम्परेचर, जहां भी थर्म आए मतलब हीट या टेम्परेचर की बात हो रही है, तो मतलब कांस्टेंट यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। तो अपन में आगे देखते हैं इसको। सविता, किस ईयर के हो? सेकेंड ईयर के हो आप? यस मैम। अच्छा, समझ आ रहा है? मैम अभी आई हूँ मैं। आप चैनल से ज्वाइन हुए हो, आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को? लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ओके, अब मुझे याद आया। तो सब्सक्राइब किया है चैनल को? नहीं, अब कर दूंगी। हाँ, कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना कि अब मैं वहां पर नहीं पढ़ाती हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर ज्वाइन हो जाया करो क्लास के लिए, ठीक है। वहां पर मैं नहीं यस। पढ़ाती हूँ अब BSc में। हाँ, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ, अब अगर आप प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू विल गेट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये वेरीफाई करती है कि PV एक कांस्टेंट के बराबर है किसी गिवन टेम्परेचर पे, है ना। अब यहाँ 1/p या v के बीच में भी प्लॉट करोगे तो आपको ये मिलेगा, इस टाइप का कर्व। जब वॉल्यूम कम है प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड है, तो ये इन्वर्सली वाला रिलेशन है। अब यहाँ पे अगर प्रेशर और 1/v करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए गैस विथ प्रेशर exerted on gas at a constant temperature, ये वाला ग्राफ है। बी वाला प्रेशर वर्सेस 1/v फॉर गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ हुआ। तो बॉयल्स लॉ ने क्या कहा कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेटेड है। अगर ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा कांस्टेंट आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर आप इसको P1V1 = P2V2 लिख सकते हो। अगर आप प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो, प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, तो मतलब आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर आप 1/p और v के बीच में प्लॉट करते हो तो आपको इस टाइप का कर्व मिलेगा। तो ये आपको रिलेशन ये याद रहेगा, बस एक बार इसको 1/p और v कर लेना, और एक बार ऐसे कर लेना, इन दोनों का ग्राफ ये हो रही है, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट लॉ पे। अब नेक्स्ट लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ ने क्या रिलेट किया है? यहाँ पर उन्होंने जो रिलेशन दिया वो दिया वॉल्यूम और टेम्परेचर का, ठीक है। एट ए कांस्टेंट प्रेशर, वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर था, यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये याद रखना पड़ेगा। अब देखो, प्रेशर वहां इन्वर्सली रिलेटेड था, मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट कर रहे हो, तो दूसरी कौन सा वेरिएबल बचा? तीन ही तो वेरिएबल होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो जिस भी दो चीजों के बीच में रिलेशन है उसको छोड़ के जो तीसरा है उसको आप कांस्टेंट मान लो, ओके। तो चार्ल्स लॉ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट किया है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। जैकिस एंड चार्ल्स के नाम पे ये चार्ल्स लॉ आया है। तो इस लॉ ने क्या कहा? एट अ सर्टेन constant pressure, certain amount of gas at a constant pressure, the volume is directly proportional to temperature। अब वही बात है, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी कांस्टेंट आएगा, हटा, कांस्टेंट आ गया। अब आप यहाँ देखो, V1 =
T1/T2 ऐसा कर सकते हैं हम इसको। तो V1/T1 हो जाएगा V2/T2। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, V और T टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहाँ भी 1 कर देती हूँ, यहाँ भी 1 कर देती हूँ। अगर मैंने V2 के लिए लिखा तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, तो यहाँ भी 2 कर देती हूँ, यहाँ भी 2 कर देती हूँ। दोनों को डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल, तो ये आ गया। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यही इक्वेशन आपको मिलेगी। ओके। नाउ यू विल सी हियर कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा। तो देखो, अमाउंट ऑफ गैस एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ गैस। तो यहाँ पे कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि वो गैस किस टाइप की है उस पर डिपेंड नहीं करता, है ना। द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये ग्राफ दिया है। तो प्रेशर एट द गिवन प्रेशर द प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम कहते हैं आइसो बार। वहां पे आइसोथर्म था क्योंकि वो टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, यहाँ बार है। अब जब भी बार यूज होता है तो प्रेशर से रिलेशन होता है उसका। तो ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हो अलग अलग आपको आइसोबार्स यहाँ पर मिल रहे हैं। सो ये क्या रिलेट कर रहे हैं, ये आइसोबार्स वॉल्यूम ऑफ गैस को रिलेट कर रहे हैं टेम्परेचर से अलग अलग प्रेशर पे। ठीक है। यहाँ पे प्रेशर वेरी किया हुआ है, इसलिए आपको ऐसे आइसोबार्स मिल रहे हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट चार्ल्स लॉ। तो इस लॉ ने क्या इम्प्लाई किया कि अगर आप इंक्रीज करते हो वॉल्यूम, है ना, किसी भी गैस का, तो आपका इंक्रीज क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। सो ऑलमोस्ट ऑल द गैसेस फॉलो चार्ल्स लॉ एक अच्छे एक्सटेंट तक के लिए, बट ये डेविएट कर जाते हैं जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होता है। तो ये मैंने आपको बताया था ना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर की बात रियल गैसेस की आ जाती है, तो यहाँ पर वही वाला कंसेप्ट आता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि गे लॉसिक्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लॉ जो है हमारा, तो नेक्स्ट लॉ हमारा है ये। अब इसमें हमें क्या करना है, ये रिलेट करता है प्रेशर और टेम्परेचर को। तो यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर रिलेट हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा सेकेंड वेरिएबल। तो जो गे ल्यूसेक्स लॉ है हमारा, वो प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करता है। इस लॉ को समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन बाय दिस लॉ, दिस नेम। तो अगर आपको ये नेम भी आता है एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो इसी लॉ के बारे में बात हो रही है। सो समटाइम्स दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर लॉ एंड इट स्टेट्स दैट प्रेशर, हाँ अब प्रेशर लॉ भी कहते हैं इसको, तीन नाम हो गए इसके। ठीक है। तो प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगेन यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो P एंड T आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब आता है एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ मतलब एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, किसकी, एवोगैड्रो नंबर की, बट कांस्टेंट की यूनिट होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जितना आपने वॉल्यूम लिया उतनी ही मात्रा में आपके उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये हमारा एवोगैड्रो लॉ कहता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, फिर से ये रिलेशन डायरेक्टली ही होगा। ये देखो यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है इनने, ये है प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा। मान लेते हैं एक K या N आया, K एक कांस्टेंट आया। ठीक है। अब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम अगर मॉलिक्यूल्स से रिलेट करें तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स वैसे तो अगर हम बात करें तो वो होता है वेट अपॉन मोलर मास, बट अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, N इक्वल्स टू
n अपॉन एन ए। एन ए यहाँ पे एवोगैड्रो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। और एन हमारा यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एन की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे। एन की वैल्यू रखोगे तो एन इंटू एन ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाता है हमारा। कैसे आया, इससे आया कि नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम मॉलिक्यूल से रिलेट करें तो ये वाली वैल्यू आती है। ठीक है, अब ये हमारा एवोगैड्रोस लॉ हुआ जो कि हमें यही स्टेट करता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आ जाती है कि एसटीपी और एनटीपी क्या होता है। तो क्वेश्चन पे अगर आपको पूछता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे निकालो या आपको बोलता है एनटीपी पे निकालो, तो दोनों डिफरेंट है। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो कि 273 केल्विन टेम्परेचर और 10⁵ प्रेशर होता है। ठीक है, अगर एनटीपी है मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो यहाँ पर टेम्परेचर 293 केल्विन हो जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा 180 एम। और 180 एम किसके बराबर था, 760 mm ऑफ एच जी के या 760 टॉर के। और अगर बार में लिखोगे तो अलग वैल्यू थी उसकी। तो ये वाला आपको रिलेशन इसमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन थी 8.9, इसमें कुछ बोला है उन्होंने कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के इज इक्वल टू द वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस इज नोन एज वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि के हमारा जो है इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस, और इस चीज को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। जैसे मोलर मास है वैसे यहाँ पे मोलर वॉल्यूम है। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस फॉर ए गिवन वैल्यूज ऑफ टी एंड पी आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी, एस टी पी एन टी पी। ठीक है, यही इन्होंने वर्ड्स में लिखा है। अब अपन इसके बाद चलते हैं आगे। ये है आइडियल गैस इक्वेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिराइव करने आ जाती है कभी कभी। तो तीनों लॉस को हम कंबाइन कर देते तो आइडियल गैस आ जाती है। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, बॉयल्स लॉ ने कहा कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा, वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेटेड है। एवोगैड्रोस लॉ ने क्या कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो V है, तो V और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब अगर V को उधर ले जाएं तो P नीचे आ जाएगा। तो ये होगा, होगा कि नहीं होगा, यस और नो। यस मैम। हाँ, ये होगा ना। अब कांस्टेंट हटेगा फिर से प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो कांस्टेंट हटाने के पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P को अगर मैं उधर ले जाऊं तो PV इक्वल्स टू NT। अब यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट आएगा तो वो कांस्टेंट क्या होगा, गैस कांस्टेंट, जिसको आप बोलते हो R। R इज व्हाट, गैस कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पे इन्होंने R लिखा हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सी आइडियल गैस इक्वेशन हमारी यहाँ से मिल जाती है हमको। और अब यहाँ पे आता है कि आइडियल गैस होती क्या है। सो आइडियल गैस इज नथिंग बट इट इज अ स्टेट ऑफ गैस, और किस कंडीशन पे है, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। मतलब अगर आपने टेम्परेचर को फिक्स किया या वॉल्यूम को फिक्स किया, है ना, या फिर किसको, प्रेशर को फिक्स किया, और अगर आप बोलो कि इस टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम पे ये गैस इन लॉस को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, तो ये आइडियल गैस है। तो ये कंसेप्ट गलत है। आइडियल गैस क्या है, हर गिवन टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर, आइडियल गैस इन लॉस को फॉलो करेगी ही करेगी, बट रियल गैस नहीं करेगी। यही डिफरेंस है बस। ठीक है, तो आइडियल गैस या परफेक्ट गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है। हाइपोथेटिकल अभी मैंने आपको बताया था, जिसको हम बोलते हैं कल्पना। मैंने हाइपोथेसिस अपनी
कोई रिसर्च प्रोजेक्ट था, मैंने ये हाइपोथेसिस बनाई कि ऐसा 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 होना चाहिए। अब मैं उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करूंगी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे ये है, आइडल गैस क्या है, एक हाइपोथेटिकल गैस है, ठीक है, whose pressure, volume, temperature behavior can be completely accounted by the ideal gas equation। और एक और पॉइंट ये है आइडियल गैस के बारे में कि अगर वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है तो वो आइडियल गैस है। और आइडियल गैस इन चारों लॉज को फॉलो करती ही करती है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ knowledge of any three of the properties is enough to define the state of gas completely। three of the properties मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ओके, तो ये बिफोर चेंज आफ्टर चेंज बताया हुआ है इन्होंने। तो ये भी थोड़ा सा आता है कभी कभी न्यूमेरिकल में, तो आप ये भी देख ही लो कि आर की वैल्यू निकालोगे तो ये आर यहाँ पर है ना, अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी, क्या हो जाएगा, एन और टी यहाँ आ जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो वैसे इन्होंने यहाँ लिखा है P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 N2 T2। ठीक है, ये एक रिलेशन है। अब यहाँ पे अगर आप गैस के अमाउंट को फिक्स कर देते हो तो एन कांस्टेंट हो जाएगा, तो P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2। ये रिलेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं सॉल्व करने। तो ये हमारा हो गया आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब आप गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकालते हो, देखो कभी कभी ये भी आ सकता है 1 मार्क्स में कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। तो आपको पता है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, आर की वैल्यू आप निकाल लोगे। अब आपको पता है प्रेशर, एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, पता है आपको। अब इन्होंने 1 मोल ऑफ गैस एसटीपी पे कितना ऑक्यूपाई करेगी प्रेशर, तो वो 1 बार है। वॉल्यूम 22.7 लीटर्स है, ये याद रखना, वॉल्यूम इतना ही रहता है एसटीपी पे। और टेम्परेचर 273 था। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी लीटर बार पर केल्विन पर मोल पे जो वैल्यू आएगी आर की, वो है 0.08। तो आपको याद रखना है कि जब भी केटीजी की बात होती है तो आपकी जो आर की वैल्यू होती है वो 0.08 के टर्म्स में होती है और लीटर्स बार होती है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में बात करोगे तो 8.314 हो जाती है गैस कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब अगर कैलोरी पे क्वेश्चन आता है तो कैलोरी में आपको आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1.98, ठीक है। तो ये हमारा था आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो एक क्वेश्चन भी आया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इतने केजी ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम निकालना है। तो आप यहाँ पर आई और यहाँ पे दिया भी है अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैस, तो सिंपल है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दोगे, वॉल्यूम निकालना है। अब अच्छा, अब आपको यहाँ पे एन निकालना पड़ेगा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं, यहाँ पे मास दिया है। वही मैं कह रही थी, मास अपॉन मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो आप निकाल दोगे कार्बन डाइऑक्साइड का मास, कैसे निकालते हैं, कार्बन का 12 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 कितना हो जाएगा, 12 + 32 और 3 4 44। अब ये होता है ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब देखो ये किलोग्राम में था तो आपको इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 44 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो गया, 0.044। वही इन्होंने यहाँ पे लिखा है, जो आप ये निकालते हो ना, ये मास ग्राम्स पर मोल में होता है। तो आपका आ गया 1.5 मोल। अब इसको यहाँ रख दो, बाकी सब तो दिया ही हुआ है, इसको यहाँ रख दो, बाकी सब गिवन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल। बस आपको यूनिट्स का याद रखना है, इस चैप्टर में यूनिट्स याद होनी चाहिए। यूनिट्स अगर भूलोगे ना तो वैल्यू गलत हो जाएगी। अब केटीजी और जो इसका थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज का समझ आया दोनों को? यस।